सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 8। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उसी के अंदर अपना पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। सभी ने निकाल लिया? तो हमारा जो पाठ हमने कल पढ़ना शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वच्छ भारत अभियान भारत के अंदर शुरू किया गया बहुत ही अच्छा और बड़ा अभियान है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ शरीर और स्वस्थ परिवेश है, उसके साथ साथ हमारे भारत को, हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ करने का निर्णय किया गया, बीड़ा उठाया गया है। इसके अंतर्गत स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होगा। तो इसमें बताया गया कि जैसे जीवन में स्वच्छता जरूरी है हमारे शरीर की, है ना, उसी तरीके से हमारे आसपास के परिवेश की भी स्वच्छता आवश्यक है। और अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी या अभी हमारी जो पीढ़ी चल रही है, जो बचपन है, उसमें बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे, जो कि एक सुरक्षित और अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण, जन जागरण, स्वच्छता आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने थोड़ा सा पाठ पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो स्वच्छ वातावरण था उसका प्रभाव तन मन दोनों पर ही पड़ता है। अगर जैसे आप मान लीजिए आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा है ना, अच्छी जैसे सड़कों पे अच्छी सफाई है, लाइटें अच्छी तरीके से लगी हुई है ना, और भी अच्छा जैसे पेड़ पौधे लगे हुए, सब कुछ हरियाली है, तो उससे क्या होगा, जब भी आप प्रातःकाल उठेंगे, जब भी आप बाहर देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और गंदगी नहीं होगी, तो बीमारियां नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो इसके कारण आपका जो तन और मन है दोनों ही स्वस्थ और सुरक्षित होगा। और ऐसे में आपको आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो वही समय इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से इस पाठ को मेरे साथ पढ़ेंगे। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। ये मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था ना, तो आपको समझ में आ गया था ये कि क्या होता है। जब बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए और स्वच्छता जब चारों ओर मिलती है, तो लोगों को क्या अच्छा लगता है, और जब वो वापस अपने देश जाते हैं, तो वो एक सुंदर, एक अच्छी छवि है वो अपने देश लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे वो अपने लोगों को बताते हैं कि देखिए भारत जैसे इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। तो भारत के जो भी देश है, जिस भी देश में आप घूमने जा रहे हो, अगर वहाँ पे स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, तो लोग ज़्यादा आएंगे। और जब ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, तो इससे क्या होता है, हमारे देश को मौद्रिक मतलब पैसों से संबंधित लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, उस देश और स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्वच्छता के लिए आज ही आए। जैसे जब महात्मा गांधी थी, उन्होंने भी स्वच्छता के बारे में खूब कहा था, लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय लोग जागरूक नहीं हुए। तो उसके बाद भी इतने साल लोग जागरूक नहीं हुए। कुछ थे जो ना स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखते थे, परंतु बहुत से लोग ऐसे थे जो स्वच्छता और साफ सफाई नहीं बनाए। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसी जो प्रेरणा थी, अब जाके वो लोगों के मन में आई है, और अब लोगों ने स्वच्छता अभियान में अपना भाग दे दिया। इसके अंदर देखो रैंकिंग भी चलती है। जैसे देशों में तो रैंकिंग है कि भाई कौन सा देश कौन से नंबर पे स्वच्छता के आधार पर, उसी के साथ साथ इसमें राज्यों की भी और जिलों की भी रैंकिंग चलती है कि कौन सा देश, कौन सा राज्य कौन सी रैंक पे। कि भारत के अंदर भी रैंक चलती है कि सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कंपटीशन सा हो गया, इसलिए लोग ज़्यादा जागरूक होने लगे हैं। आगे देखिए, दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। अब देखिए, दैनिक जीवन से मतलब होता है रोजाना का जीवन। दैनिक दिन प्लस एक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय, तो दैनिक शब्द बना। दैनिक मतलब रोजाना के जीवन में व्यक्तिगत सफाई, यानी व्यक्तिगत अपन अपनी सफाई करते हैं, अच्छे से नहाते हैं, साबुन से लगा के रगड़ के नहाते हैं, मैल उतारते हैं ना, और अपने जो नाखून होते हैं वो अपन समय समय पे काटते रहते हैं, उनकी साफ सफाई करते रहते हैं, हाथ पैरों की साफ सफाई करते रहते हैं। तो ये कहलाती है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी अपने शरीर की, है ना। और इसी के साथ
जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका हर कार्य करने का मन करेगा, है ना। आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छे से, आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो आपको पढ़ाई करने का भी मन करेगा, आपको खेलने का भी मन करेगा, आपको बाहर घूमने जाने का भी मन करेगा। वहीं अगर आप थोड़े से भी बीमार हो तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा? पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। अपितु अगर आपको कोई कहेगा कि जाओ खेल के आ जाओ तो आपका खेल में भी मन नहीं लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सॉरी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रोजना मतलब दैनिक जीवन में अगर व्यक्तिगत सफाई की तरफ हम ध्यान देते हैं, है ना, तो वो बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। अब व्यक्तित्व के विकास से, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। इसका मतलब केवल बाहरी चीज से नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से तैयार हो गए और कपड़े वपड़े पहन लिए, कंघी कर ली, उससे तो मतलब व्यक्तित्व होता है अच्छा कार्य भी करना। उसके अंदर दोनों तीनों चीजें मिक्स होती है। आपका जो शरीर है यानी आप उसको कितना स्वच्छ रखते हो वो भी इसमें आता है, आपका मन कितना साफ सुथरा, आप कितने अच्छे कार्य करते हो, कार्य भी आपके उसमें आता है। तो पूरा आपका जो ना व्यक्तित्व कहलाता है। सॉरी। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका हर कार्य में, अच्छे कार्य में आपका मन लगेगा और आप अच्छे से मन से कोई कार्य करेंगे। तो ये व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। यानी कि अगर आपको का स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन है तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो जाएगा, निखर के सामने आएगा। वहीं अगर आपका स्वस्थ शरीर नहीं है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, आपको तनाव होगा, अवसाद होगा, उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अवगुण आएंगे, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध करना आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिलेशन है वो खराब होंगे, आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि देखो कैसा गंदा बच्चा है, कैसे चिड़चिड़ करता है, कैसे गुस्सा करता है, तो वो आपका व्यक्तित्व पर बुरा असर हुआ। अब इसके बाद है राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। बातों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। अब वो जो महात्मा गांधी थे वो जितना कहते थे कि आपका मन स्वच्छ रखो, साफ रखो, उतना ही आपका आसपास का परिवेश, आपका आसपास का वातावरण भी साफ होना चाहिए। अब यहाँ ये लाइन दी है तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। इसका तात्पर्य है कि कई बार क्या होता है, जैसे अपन बोलते क्या है दूसरों को, तो अपन कह रहे हैं कि तुम मीठा कम खाया करो और खुद मीठा खूब खाते हैं, है ना। या कोई कार्य की भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हम दूसरों को तो शिक्षा देते हैं पर खुद क्रोध बहुत करते हैं। तो इसका मतलब था कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो, यानी कथनी और करनी। कथना मतलब कहना और करनी मतलब करना, यानी कहने और करने में फर्क। तो महात्मा गांधी के कहने और करने में फर्क नहीं था। अगर वो लोगों को कहते थे कि सफाई रखनी चाहिए तो वो खुद भी सफाई करते थे और स्वयं करते थे, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं थे, मतलब स्वयं हर कार्य अपना करते थे। तो कह रहे हैं कि बापू की कथनी और करनी में भी कोई अंतर नहीं था। इसके बाद देखिए, इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी, उनके लिए दोनों काम बड़े थे। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने सफाई के लिए कहा लोगों को, तो ऐसा नहीं है, और बल्कि वो कहते थे स्वयं करना चाहिए। दूसरे सफाई पसंद है आपको, आप खुद तो नहीं करो पर आप किसी और से करवा दो, ऐसा नहीं है। आपको खुद को करनी है, अपने आसपास का पूरा खुद साफ सुथरा करना है। तो कहते हैं कि जब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई उतनी ही उनके लिए जरूरी थी जितना कि वो अपने शौचालय की सफाई करते थे, यानी वो स्वयं अपने शौचालय की सफाई करते थे, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं थे। दोनों ही काम उनके लिए जरूरी थी, बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों के कारण खुले में शौच करना घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। अब उनको ये चीज, क्योंकि उस समय में भी ऐसा नहीं है कि बीमारियां आज ही आई है। जैसे अपने यहाँ पे अभी कोरोना नाम से बीमारी फैल रही है, आप सभी को पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि 1918 के आसपास हमारे भारत में भी और विश्व में भी बीमारियां चली थी। जैसे उस टाइम चला था आपके फ्लू चला था, कोई उस फ्लू का नाम था स्विस फ्लू करके चला था कुछ ना, और एक प्लेग भी चला था। उस टाइम में प्लेग नाम से भी बीमारी हुई थी, जिसके अंतर्गत जो चूहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जब चूहे की वजह से वो एक बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे अभी जो नई नई बीमारी है, जैसे अपने स्वाइन फ्लू जब फैला था, है ना, तो ऐसे कहा था कि पिग की वजह से फैला था वो। तो इस वजह से जैसे बर्ड फ्लू फैला था, वो मुर्गियों वगैरह को खाने की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से फैला था। इसी तरीके से उस समय कई अन्य फ्लू फैले थे, प्लेग वगैरह फैला था। तो उन्होंने उस समय भी ये चीज़ कही थी कि जो महामारियाँ होती हैं, महामारी मतलब
कोई भी बीमारी जब बहुत सारे लोगों में एक साथ होने लग जाती है तो वह क्या कहलाती है? महामारी कहलाती है। जैसे अभी कोरोना है, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। अभी जैसे एक दो जगह होता या एक दो जनों को होता तो वो महामारी नहीं कहलाता, पर आज के टाइम में आप सभी को पता है पूरे विश्व में कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है, तो ये भी एक महामारी ही है। महामारी मतलब बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी विपदा। तो ये कह रहे थे कि जो महामारी होती है उसका भी जो बड़ा एक कारण होता है, खुले में शौच करना होता है, आसपास गंदगी फैलाना होता है। अब जैसे बीच में ऐसा भी हुआ था जब हैजा बहुत ज़्यादा फैला था, या आके डेंगू, जैसे अभी 2-3 साल से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उसका भी कारण ये था कि जब गंदगी ज़्यादा होती है, पानी भर जाता है, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो हमेशा साफ पानी में पनपते हैं और दिन के समय वो काटते हैं। तो क्या होता है, जैसे बारिश हुई है, घरों पे अपन सामान रख देते हैं, उसमें पानी भर गया, अपन ने सोचा कोई बात नहीं, साफ पानी तो है, पर उसके अंदर भी मच्छर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमको हमारे आसपास के एरिया की सफाई करनी चाहिए। तो वही चीज़ कहते थे कि अनेक बीमारियों का कारण होता है। उस समय हैजा, चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभी गांव की पूरी जनसंख्या समाप्त हो जाती है। अब देखिए, कहने का मतलब ये हैजा होता है, जैसे आप कह दीजिए फूड पॉइजन जो अपन कहते हैं, उससे उसी वजह से कोई चीज़ आपने खराब खा ली है या उसकी वजह से ना। चेचक भी एक चिकन पॉक्स नाम से एक बीमारी है, तो उस समय इनके इलाज नहीं थे। आज के टाइम में तो क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो इन जो बीमारियों के टीके हैं, टीकाकरण होता है, सभी को पता है टीकाकरण होता है, जिसके अंदर बच्चों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इनके टीका लगाया जाता है। लेकिन उस समय इसका जो टीका था वो नहीं बना था, तो लोगों के अंदर ये बीमारी फैल रही थी और बहुत तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि ये भी इसी तरीके जैसे कोरोना नाम से बीमारी है, उसी तरीके की बीमारी थी, यानी कि एक दूसरे से बढ़ने वाली, फैलने वाली बीमारी। तो इसी कारण से इलाज ना होने के कारण, पूरी दवाइयाँ ना होने के कारण और बहुत तेज़ी से फैलने के कारण ये जो गांव के गांव है ना, उसमें जनसंख्या खत्म हो जाती थी, यानी कि गांव के गांव इन बीमारियों की वजह से समाप्त होने लगे थे, है ना। और न तो इलाज उस समय था और न ही थी स्वच्छता थी, इसलिए लोग कहते थे कि तुम स्वच्छता करो। गांधी जी ने कहा कि स्वच्छता करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे गंदगी कम से कम होगी तो बीमारियाँ कम से कम होंगी। अब गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया, क्योंकि गाँवों में ये चीज़ ज़्यादा होती थी, क्योंकि शहरों के अंदर तो फिर भी अस्पताल वगैरह हुआ करते थे। गांव में 2-2 3-3 गांव में कोई एक अस्पताल होता था, उसमें भी कभी डॉक्टर होते थे नहीं होते थे, तो इतना इलाज नहीं और साधन नहीं थे, तो कि जब तक आप व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जा रहे हो तब तक उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि इतने यातायात के साधन भी नहीं थे। तो गांधी जी ने क्या किया, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना शुरू किया कि गांवों के अंदर जा जाके कि हमको अपने गाँव को स्वच्छ रखना है। तो गांधी जी ने उस समय में ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का पूर्ण विरोध करते थे कि खुले में, वैसे भी देखो खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत गंदगी फैलती है ना, वही मक्खियाँ मच्छर आता है। ये थोड़ी ना कि मक्खियाँ चप्पल पहन के जाएंगी वहाँ, नहीं ना, वो तो मक्खियाँ तो वैसे ही जाएंगी, मक्खियाँ बैठेगी उसी खाने पे बैठेगी, उस पर गंदगी, उनकी गंदगी उनके पैरों पे, हाथों पे उनके चिपकेगी, उनकी जो पैर वगैरह होते हैं उन पर चिपक जाएगी। फिर वही मक्खियाँ उड़ती हुई जब आती है, आके हमारे ऊपर बैठती है, हमारे भोजन पे बैठती है। अब हमको थोड़ी ना पता है कि उसमें कितनी गंदगी लगी हुई है, हम भले कितना हटाते, कहीं ना कहीं वो गंदगी उन पर जाएगी। तो उससे क्या होता है, बीमारियाँ फैलती है ना। वैसे भी कहते हैं भोजन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, अगर वो भोजन पे भी नहीं बैठती है और कहीं ना कहीं अगर वो हमारे ऊपर भी आती है, हमारे ऊपर भी बैठती है, तो भी वो हम पे गंदगी छोड़ के जाती है। जैसे देखा आपने मधुमक्खी या मक्खियाँ ऐसे ऐसे अपने हाथों को यूँ करती रहती है, यानी वो हाथ साफ करती है, गंदगी छोड़ देती है ना। तो वो कहते थे कि मतलब खुले में शौच करने का तो बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, है ना। और यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्ती और गाँव में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। मतलब सीधे सीधे तो क्या लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया, जागरूकता पैदा की लोगों के अंदर कि भाई तुम इतनी गंदगी करोगे। फिर उनको एक वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि अगर आप ऐसा करते हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया मधुमक्खी का एग्जाम्पल देके, तो वो उन्होंने लोगों को गांव-गांव जाकर लोगों को खुले में शौच ना करने और सफाई के बारे में लोगों को बताया। हालांकि अभी भी बहुत से जगह लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है जब से ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा मात्रा में शौचालय, गाँव में तो खूब मात्रा में शौचालय बने, लोगों को जागरूक किया गया है ना। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कही है।
तो गंदी बस्ती और गाँवों में जाकर लोगों को खुले में शौच ना करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण भारत में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो जब वो दक्षिण भारत भी गए थे वहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ के लिए कहा था, और वो शिक्षा भी प्राप्त करने गए थे दक्षिण भारत, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ने ही झाड़ू उठा के अपना काम करा, बल्कि अपनी पत्नी को भी कहा। उनकी पत्नी पहले बहुत नाराज हुई कि मैं ये काम नहीं कर सकती, है ना। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये गंदगी साफ नहीं करूँगा, शौचालय साफ नहीं करूँगा, हमारे यहाँ पे महाजन हरिजन आते हैं वो साफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने उनको भी समझाया और उन्होंने कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी उन्होंने फिर शौचालय की सफाई खुद करना प्रारंभ कर दिया था। उनका क्या कहना था, सफाई रखना परमात्मा की भक्ति के समान है। उन्होंने स्वयं अपने और परिवार ने इससे सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं लोगों को कैसे समझा सकूंगा। तब उन्होंने अपने आप अपना जो आश्रम था उनका, अपने आप वो उसको साफ सफाई करते थे, उसका शौचालय वगैरह साफ करते थे, आंगन वगैरह साफ करते थे, स्वयं झाड़ू निकालते थे। तो जब लोगों को वो कहते थे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता था, क्योंकि लोग देखते थे कि वो अपना कार्य स्वयं करते हैं, यानी हमको भी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, केवल एक उपदेश दे देने से ही कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए वो स्वयं झाड़ू नहीं लगाते या खुद का कार्य खुद नहीं करते तो लोग क्या कहते हैं, क्या रे आप तो खुद करते हो और आप हमको कह रहे हो। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया और अच्छे से खुद स्वयं वो कार्य किया और तब लोगों में भी ये जागरूकता आई। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना, एक नए उल्लास का वातावरण बनाए। फिर देखिए ये चीज़ गांधी जी ने कही थी, लेकिन लोगों ने उस समय कुछ लोगों ने माना था, लेकिन बहुत से लोग तब भी नहीं माने थे। और बीच के इतने साल गांधी जी की मृत्यु के बाद भी 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से लेकर 2014 तक भी इतने ज़्यादा मतलब लोग करने लगे थे सफाई वगैरह, लेकिन फिर भी गंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब हमारा देश स्वच्छता और सुंदर बनने की ओर अग्रसर है। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना है। किसने पैदा की? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोगों के अंदर चेतना पैदा की। 15 अगस्त, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर मतलब दीवार से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। यानी कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जब लाल किले 15 अगस्त पे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जब नेशनल फेस्टिवल होता है तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो ना फ्लैग होस्टिंग करते हैं, यानी कि झंडारोहण करते हैं। जबकि 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति है वह झंडारोहण करते हैं। तो जब 15 अगस्त को उन्होंने नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर दिल्ली के अंदर झंडारोहण किया, तब उन्होंने देश के नाम ये संबोधन किया कि हमें देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना, यही हमारे देश की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। और उन्होंने क्या संकल्प लिया कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। तब उन्होंने यह मतलब 2014 में उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हमें क्या करना है, हमारे भारत को स्वच्छ बनाना। अब ये तो था नहीं कि एक दिन में तो भारत स्वच्छ बनने से रहा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्ष जन्म दिवस मनाया जाने वाला था, तो उन्होंने कहा हमारे पास अभी 5 साल हैं, तो इन 5 साल में हमें हमारे देश को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाना है, और यही चीज़ श्रद्धांजलि के रूप में हम महात्मा गांधी को प्रदान करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे भारत देश को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते थे। तो अगर हमारा देश स्वस्थ और स्वच्छ और सुंदर होगा तो ये जो महात्मा गांधी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। तो उन्होंने कहा देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। अब ये क्वेश्चन आपके बनता है कि देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह है वो कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक, यानी 2 अक्टूबर आया था उससे एक सप्ताह पहले, मतलब वो पूरा सप्ताह उन्होंने स्वच्छ भारत सप्ताह के रूप में आयोजित किया था। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद यानी प्रेरित करने वाले संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको इतना
अच्छे से उसको प्रेरित किया कि जो स्वच्छता अभियान है वो हमारे देश में बहुत तेजी से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश में सरकारी कार्यालयों अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। अब फिर जब 2 अक्टूबर 2014 आया उस समय गांधी जयंती आती है, ये भी नेशनल फेस्टिवल में ही काउंट होता है ना। तो उस दिन गांधी जयंती के दिन हमारे देश में जितने भी सरकारी कार्यालय थे, जितने भी संस्थान थे, चाहे सरकारी है चाहे निजी है, सभी ने लोगों ने शपथ ली थी, स्वच्छता की शपथ ली थी कि हम सभी हमारे देश को स्वच्छ करने में भागीदारी निभाएंगे। और फिर इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 5,551 शहरों में 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का अभी लक्ष्य निर्धारित हुआ था। कि ऐसा नहीं है कि लोगों गाँवों में तो लोगों को प्रेरित किया था कि सब अपने घर में एक शौचालय बनाओ, विद्यालय में भी शौचालय होना चाहिए, कोई भी विद्यालय बिना शौचालय के नहीं होना चाहिए। और सभी विद्यालयों में कन्याओं के लिए यानी लड़कियों के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। तो 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा क्या होता है, जैसे लोग रास्ते में भी जाते हैं तो कहीं पे भी मतलब शौचालय की जैसे दीवारें यूज़ करने लग जाते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ शौचालय शौच करना या टॉयलेट करना मना है, तो भी लोग करते हैं। तो उन्होंने सड़कों पर भी जगह जगह शौचालय बनाए थे जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना, सुलभ शौचालय जिसे हम बोलते हैं वो बनवाए थे, जिससे कि रास्ते में चलते लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। देखिए इस वाले पैराग्राफ में इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, पैराग्राफ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।